गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम आपके सामने एक ऑनलाइन एजुकेशन उपक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग आपका सभी बच्चों का, मेरे सहकारी मित्रों का, शिक्षकों का, अधिकारी वर्गों का हार्दिक 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 स्वागत करता है। बच्चों, मैं हूँ आपके सामने गणित भाग 1 का जो आज ऑनलाइन लेक्चर होने जा रहा है, प्रस्तुतिकरण करने का मौका जो मुझे बीएमसी ने दिया, शिक्षण विभाग ने दिया, तो मैं मेरा अल्पा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है कर्डक मुरलीधर बबन, सहायक शिक्षक। मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड है और बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मोतीशाल लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला माझगांव मुंबई 10, यहाँ मैं पिछले 3 साल से यहाँ मैथ 1-2 का अध्यापन कर रहा हूँ, अभी भी जारी है। चलो, तो आज हम कुछ विद्या हासिल करने वाले हैं। तो सरस्वती को नमन करते हुए आज हमें क्या पढ़ना है, क्या जानकारी लेनी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज हमें कक्षा 10वीं गणित भाग 1, सभी बच्चों को मालूम है गणित के 2 भाग हैं, एक भाग 1 और एक भाग 2। तो आज हम केवल भाग 1 का ही अध्ययन करने वाले हैं और उसमें हमारा पहला ही चैप्टर है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण। देखो बच्चों, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इजी भी है। आप इसमें ज्यादा मार्क, गुण, अंक हासिल कर सकते हैं बच्चों। अब ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी एक छोटी सी रिवीजन हम आगे जाकर कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ मैंने आपके सामने एक कुतूहल के लिए, एक जिज्ञासा पैदा करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल रखा है बच्चों। x + y = 5। अब बोलेंगे सर, ये तो चैप्टर का नाम दिया है 2 चरांकों वाले रेखीय समीकरण और यहाँ एक उदाहरण दिया है, तो इस उदाहरण से ही हमें क्या पढ़ना है आगे, ये हमें समझ में आएगा। तो बच्चों, यहाँ जो पहला चैप्टर है 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, इसमें हमें आज हम जानेंगे कि हमें इस प्रकरण में क्या पढ़ना है, क्योंकि यह प्रकरण कल परसों से चालू हुआ है। तो इसके पहले लेक्चर में जो भी सर आए थे, उन्होंने आपको 1.2 या कुछ अन्य पढ़ाया है, वो आप लोगों ने अच्छे से जान लिया है। तो चलो आइए बच्चों, आज जानेंगे हमें आज क्या पढ़ना है। तो देखो, पहला पॉइंट है हमें आज जो पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, निश्चयक। क्या पढ़ना है बच्चों? निश्चयक। इसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आज हमें ये पढ़ना है और रेखीय समीकरण में, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में युगपत समीकरण वो भी क्या है वो हम आगे जाकर आपको बता ही देंगे। लेकिन आज हमें यह भी सीखना है कि युगपत समीकरण हल कैसे करते हैं
और उसकी पद्धति क्या है। तो युगपत समीकरण हल करने के लिए आपको निश्चयक पद्धति मालूम होनी चाहिए, और ये निश्चयक पद्धति मालूम होने के लिए, जानने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको निश्चयक क्या है यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपने ये नाम कभी सुना नहीं होगा कि निश्चयक पद्धति से युगपत समीकरण हल कीजिए, क्योंकि हमें हमारे कानून के ऊपर हमेशा एक ही शब्द आता है बच्चों, क्रेमर रूल, क्रेमर रूल, क्रेमर विधि। लेकिन ये क्रेमर कौन है, इसका नाम क्रेमर क्यों पड़ा है? तो बच्चों ये जो क्रेमर है ये स्विस गणित तज्ञ था, गैब्रियल क्रेमर उसका नाम है, जो स्विस गणित तज्ञ थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने 18वें वर्ष में ही पीएचडी यानी डॉक्टरेट की पदवी हासिल की थी बच्चों। 18वें उम्र में, 18वें साल में बच्चों, हम 12वीं कक्षा में होते हैं, ये साइंटिस्ट ने, ये गणित तज्ञ ने 18वें वर्ष में ही डॉक्टरेट, पीएचडी ये पदवी हासिल की थी बच्चों। इसी शास्त्रज्ञ ने, ये गणित तज्ञ ने इस क्रेमर रूल की यानी निश्चयक पद्धति की खोज की थी। इसीलिए इस निश्चयक पद्धति का नाम ही क्रेमर रूल है बच्चों। तो हमने यहाँ जाना कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। पहला है निश्चयक, दूसरा है युगपत समीकरण कैसे हल करते हैं। तो इसमें निश्चयक पद्धति से, क्रेमर रूल से हम किस तरह युगपत समीकरण हल करेंगे ये जानने की आज पूरेपूर कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, फिर से एक करते हैं हम लोग कि आज हमें चैप्टर 1 में 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में कौन से 2 उपघटक हमें पढ़ने हैं। तो पहले मैंने आप लोगों को मैं बोल चुका हूं कि पहले हमें निश्चयक पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, और उसके ऊपर आधारित पहले तो आपको निश्चयक ही पढ़ना है, क्योंकि निश्चयक आपको आएगा तभी क्रेमर पद्धति यानी निश्चयक पद्धति आपको आएगी। तो पहला है निश्चयक, दूसरा है क्रेमर पद्धति, और ये दोनों के ऊपर आधारित है बच्चों हमारा प्रश्न संग्रह 1.3। कल हमारा 1.2 हो चुका है बच्चों। रजक सर ने आपको उसकी जानकारी अच्छे तरीके से दी है। लेकिन आज हमें आगे बढ़ना है बच्चों कि निश्चयक, क्रेमर पद्धति, और उसके ऊपर है प्रश्न संग्रह 1.3। बहुत महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के लिए। कम से कम निश्चयक का मान निकालो, ज्ञात करो। ये आपको 2 मार्क, कभी कभी 1 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक में। और क्रेमर विधि, निश्चयक पद्धति आपको वो थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको ये भी सवाल पूछेंगे कि क्रेमर पद्धति के अलावा क्या शब्द पूछेंगे, आपको बताएंगे कि निश्चयक पद्धति से हल करो। तो ये दोनों शब्द एक है, ये ध्यान में रखना है बच्चों। तो आओ बच्चों, अब आप सोचेंगे कि सर हमें ये पढ़ना है, गणित भाग 1 पढ़ना है, उसका पहला ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसमें हमारा फायदा क्या है, हमारे अंदर कौन सी क्षमता विकसित होने वाली है, कौन सा स्किल डेवलप होने वाला है बच्चों। आपके मन में हमेशा सवाल ही सवाल पैदा होते हैं। तो डरने की कुछ आवश्यकता नहीं बच्चों, सवाल तो हर एक के मन में आता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो इबारती प्रश्नों के हल ज्ञात करने के लिए कितने चरांकों का इस्तेमाल या उपयोग करना होगा, इसका निर्णय आप खुद ले पाएंगे बच्चों। कब? जब ये निश्चयक, ये युगपत समीकरण हल करने की विधि आप लोग जानोगे, तब आपको पता चलेगा ये इबारती प्रश्न यानी क्या। आपको सवाल अभी आया होगा, इबारती प्रश्न। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि अमोल और श्याम का आयु का योगफल 84 है, और अमोल श्याम से 2 साल बड़ा है या छोटा है, तो उनकी आज की वर्तमान आयु क्या है। तो ये से जो शाब्दिक उदाहरण होते हैं आयु के ऊपर, हाइट और
ऊंचाई, इसके ऊपर आयत के ऊपर जो भी प्रश्न होते हैं शाब्दिक, ये सभी के सभी हम इस इबारती प्रश्नों के बारे में उसको कैसे हल करेंगे, उसमें कितने चरांकों का उपयोग करेंगे, ये इसका निर्णय आप लोग ले पाएंगे बच्चों। दूसरा है प्रश्नों का रूपांतर। देखो जो शाब्दिक उदाहरण होता है कोई भी, तो उसको कितने चरांक में या दो चरांकों के समीकरण में रूपांतर करने लायक आप बनाओगे और उसको आप लोग खुद हल कर पाएंगे। और यही हमारा आज का सब्जेक्ट का, आज का उपघटक का या प्रश्न संग्रह 1.3 का बच्चों एक गोल सेट किया हम लोगों ने। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज हमें क्या पढ़ना है, हमारे भीतर कौन सी क्षमता विकसित होगी। बच्चों खाली मार्क के लिए नहीं पढ़ना है हमें, जिंदगी बहुत लंबी होती बच्चों, उसके लिए हमारे भीतर कौन सी क्षमता विकसित होगी, इस तरह से पाठ्य पुस्तक बनाया होता है बच्चों। तो आइए बच्चों हम आगे चलते हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि गणित भाग 1 में जो पहला चैप्टर है कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण, मैंने यहाँ जानबूझकर वो चैप्टर का नाम नहीं रखा है बच्चों, क्योंकि उसमें आपको दूसरा जो शब्द है दो चरांको यानी चर, वेरिएबल्स यानी चलता हुआ, वो एक जगह पे स्थिर नहीं होता, उसका मान निश्चित नहीं होता बच्चों। चर यानी जिसका मान निश्चित नहीं होता उसको चर कहते हैं बच्चों। चरांक यानी वो अंक, जिसका मान निश्चित नहीं होता वो अंक यानी चरांक बच्चों। इसलिए वो मान हमें मालूम नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम उसको निश्चित नहीं कर पाते। इसलिए हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के कुछ वर्णाक्षरों का उपयोग करते हैं ज्यादातर। अब अंग्रेजी का कौन से वर्णाक्षर का ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपको तो मालूम है, बुक उठाया आपने देखा, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, ऐसे आपको कुछ सवाल नजर आते हैं बच्चों। तो इसमें जो 2x है, फॉर एग्जांपल 2x है, तो 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह होता है और x का मान हमें निश्चित नहीं होता, तो इसी x को ही हम लोग चरांक कहते हैं बच्चों। इसलिए मैंने यहां लिखा है x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान निश्चित नहीं हो रहा है। और ये मान निश्चित करने के लिए ही हमें ये समीकरण को हल करना पड़ता है। तो देखो बच्चों, तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, और इसमें आपके सामने एक एग्जांपल पड़ा है आके, जो है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो आप देखो यहाँ x और y ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, तो 12। मैंने अभी फिलहाल में कहा कि x और y ये दोनों का मान हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चर है, चरांक है, और ये दोनों का अगर योगफल किया तो वो 12 आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ दो ही सवाल पूछने जा रहा हूं, तभी आपको ये दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आप खुद कर पाएंगे बच्चों। तो देखो पहला सवाल ये है कि इस समीकरण में देखो बच्चों दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड बच्चों, इसलिए उसे समीकरण बीच में देखो इज इक्वल का चिन्ह होता है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि इस समीकरण में कितने चर है, चर यानी वर्णाक्षर अल्फाबेट्स कितने हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि दो चरांक वाले पदों का घात कितना है। तो मेरे सवाल दो ही है, चर कितने हैं और घात कितने हैं। ये आंसर जिस बच्चे को आएगा वो बच्चा इसकी परिभाषा खुद कर पाएगा। कोई बता सकता है कि इसमें कितने चर है बच्चों? डेफिनेटली दो चर है बच्चों। कितने चरांक कितने हैं बच्चों? दो चरांक हैं। और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात कितना है, वाले पद का यानी x का घात कितना है तथा y का घात कितना है।
तो हर चरांक का घात एक है, यहाँ एक, ना -1 है, ना -2 है, ना 0 है, तो कितना है बच्चों, 1 है। तो चरांक 2 होना चाहिए और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 होना चाहिए। इसी शर्त को पूरा करने वाले समीकरण को ही हम लोग दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं बच्चों। बहुत आसान और बहुत इजी है, किसी भी बच्चों को ये परिभाषा आ सकती है, लेकिन ये परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले बच्चों, तो आगे क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आने वाला है, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में युगपत रेखीय समीकरण हमें हल करने के लिए कहते हैं। तो युगपत समीकरण मतलब क्या होता है, तो युग यानी पेयर होती है, जोड़ी होती है। जैसे मैंने अभी एक सवाल आपके सामने रखा था कि x + y = 12, दूसरा एग्जांपल है x + y = 13। ये दो समीकरण जो है युग है। जब दो चरांक वाले दो रेखीय समीकरण एक ही समय पर हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, उसको हल करते हैं, तब उस समीकरण को हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं बच्चों। तो आपको यहाँ मालूम हो गया कि युगपत समीकरण का मतलब क्या है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, चलो आगे हम फिर से एक बार उसकी रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं आगे। देखो, युगपत समीकरण का एक एग्जांपल मैंने यहाँ रखा है, x + y = 6 to x - 3y = 12। ये दो समीकरण मैंने दो चरांक वाले, देखो इसमें दो दो चरांक हैं, x y, नीचे के एग्जांपल में भी x और y, ये दोनों चरांक हैं। तो ये दोनों दो रेखीय समीकरण हैं, तो ये दोनों एक समीकरणों का एक ही समय पर हम लोग विचार करते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल उपयोग करते हुए हम x तथा y का मान निकालते हैं। तो किस तरह निकालते हैं, तो इसके पहले एक पद्धति आपने देखी थी जो रजक सर ने कल पढ़ाया था, वो है आलेख पद्धति बच्चों। आलेख का उपयोग करके हम इस युगपत समीकरण का हम हल निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें आज तो ये आलेख पद्धति नहीं देखनी है बच्चों, क्योंकि आपने उसका कल पढ़ाई किया है, अध्यापन किया है। आज हम देखेंगे निचयक पद्धति बच्चों। आज देखेंगे निचयक पद्धति यानी क्रेमर्स रूल, क्रेमर विधि, क्रेमर पद्धति। फिर से जानना है बच्चों, युगपत समीकरण हल करने के लिए दो पद्धति है, एक है आलेख पद्धति और दूसरी है निचयक पद्धति। तो चलो आज हमें देखना है पहला पॉइंट निचयक पद्धति। लेकिन निचयक पद्धति क्रेमर रूल के लिए आपको जानना होगा कि निचयक है क्या। पद्धति है लेकिन निचयक डिटरमिनेंट मतलब क्या है। तो निचयक क्या है, डॉट 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 डॉट, सवाल ही सवाल। तो देखो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि निचयक किस तरह लिखा जाता है। देखो, दो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइनें होती है, दो समांतर लाइनें होती है और उसके बीच में ए बी, हॉरिजॉन्टल लाइन से ए बी और खड़ी लाइन से यानी वर्टिकली ए सी बी डी, ऐसा लिखा जाता है। और हम उसको कैसे पढ़ते हैं कि निचयक ए बी सी डी या निचयक ए सी बी डी, आप चाहे वैसा पढ़ सकते हो। अब ये निचयक, इसमें इसका स्वरूप देखेंगे कि निचयक कैसे बनता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके घटक क्या है और उसका सूत्र क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है सूत्र बच्चों। तो आइए, इस निचयक में टोटल 4 घटक होते हैं और वो कौन से होते हैं बच्चों, तो आपके सामने ही है, ए बी सी डी। स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। ये जो घटक है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसमें दो क्षैतिज पंक्तियां होती है यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों, यानी रो होते हैं। कौन से होते हैं दो रो, देखो ए बी और सी डी, ये दो क्या है, क्षैतिज पंक्तियां यानी रोज है। टेढ़ी लाइनें दो, कितनी है, दो। देखो मैं दो के ऊपर बहुत
जोर दे रहा हूं। इसी तरह ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कॉलम, वर्टिकली लाइनें कितने हैं तो देखो वहां है एसी और बीडी। यहाँ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और दो क्षैतिज पंक्तियां हैं, इसलिए इस निश्चयक का घात है बच्चों, घात कितना है तो बच्चों इसका घात 2 है। क्यों 2 घात है? क्योंकि क्षैतिज पंक्तियां में यानी वर्टिकली रो में 2 घटक है ए बी सी डी, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में कॉलम में 2 घटक है जिसका नाम है ए और बी डी। इस तरह हम लोगों ने आज का जो निश्चयक जो पॉइंट है इसके बारे में यहाँ तक जानकारी हासिल की है बच्चों। अब ये जो निश्चयक है, इस निश्चयक को दर्शाने के लिए बच्चों हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे करते करते जेड तक इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखो इसका घात 2 क्यों है तो मैंने यहाँ बताया है, क्योंकि 2 घटक हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रोज और कॉलम में, इसलिए इसका इंडेक्स यानी घात 2 है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं और निश्चयक क्या है और उसका सूत्र क्या है ये जानने की थोड़ी बार कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखो निश्चयक संख्या है, निश्चयक एक संख्या के लिए लिखा जाता है, कौन सी भी संख्या हो सकती हो, 2 3 4 5 10 100 1000 तो कुछ भी हो सकती है। ये निश्चयक एक संख्या के लिए लिखा जाता है जो कि नीचे दिए गए फॉर्म में होता है बच्चों, ए डी माइनस बी सी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए गुना डी माइनस बी गुना सी। ये है हमारा सूत्र, इसके स्वरूप में लिखा जाता है, यानी ए और डी का गुना करते हैं, माइनस यानी घटाना, बी गुना सी इसका हम गुना करते हैं। इन दोनों का गुना करने के बाद हम उसको घटाते हैं और जो भी संख्या आती है वो निश्चयक कहलाती है बच्चों। तो ये जो ए और डी, एडी माइनस बीसी मैंने कहां से लिया है तो इस निश्चयक घटक, ये निश्चयक से लिया है, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि निश्चयक कैसे हम लिखते हैं। तो देखो ए बी सी डी या ए सी बी डी, तो मैं अभी हॉरिजॉन्टली पढ़ूंगा ए बी सी डी। तो देखो यहां मैंने तिर्यक गुना किया है, ए डी का गुना देखो यहां लिखा है ए डी माइनस चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं। इसके बाद है बी गुना सी। इस तरह ये निश्चयक का सूत्र है बच्चों। तो चलते हैं हम आगे कि निश्चयक किस तरह हल करते हैं, और निश्चयक एक बार आपने सॉल्व किया तो निश्चयक पद्धति आपको बहुत इजी आपके सामने होगी, या आप उसे इजी से हल कर पाएंगे बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक उदाहरण, कि पहले देखेंगे निश्चयक, उसके बाद देखेंगे निश्चयक पद्धति। तो हेलो देखो सर, आवाज मैंने नहीं आ रहा है सर। एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, 3 2 5 7। अब यहाँ आपको हमारा जो सूत्र है ए बी सी डी, और सूत्र क्या कहता है हमारा एडी माइनस बीसी। इस सूत्र को हम यहाँ इस्तेमाल करते हुए, निश्चयक का सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इस एग्जाम्पल को किस तरह हल करेंगे यहाँ आपको देखना है बच्चों।
तो यहाँ देखो 3 और 7 का हम लोग यहाँ तिर्यक गुना करेंगे। तो यहाँ देखो 3 गुना 7 यानी एडी माइनस, यहाँ देखो जो बचा है बी और सी, इन दोनों को यहाँ हम लोग लेंगे बी गुना सी, यानी हमारा सूत्र तैयार हुआ एडी माइनस बीसी। इसके बाद 3 गुना 7 21 माइनस 5 गुना 2, सभी बच्चों को पता है 10। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहाँ मैंने एक नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, उसमें एक नियम लिखा है कि जब भी विभिन्न संख्या होती है, विभिन्न यानी अलग अलग, यानी प्लस यहाँ 21 है और माइनस 10 है, यानी चिन्ह अलग अलग बच्चों। जब भी विभिन्न संख्या होगी तब हमें क्या करना है, घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह देना है बच्चों। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है। यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है, इसलिए हमारा आंसर आएगा वो 11। वो क्यों आया 11? क्योंकि 21 में से 10 हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 11। मैं फिर से यहाँ दोहरा देता हूं कि यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू एडी माइनस बीसी का हम लोगों ने मान रखा, इसके बाद उसका गुना किया और उसके बाद हमने घटाया। और घटाने के लिए जब भी हम लोग घटाते हैं तो वहां एक नियम क्रिएट होता है, वो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि विभिन्न संख्या, विभिन्न यानी अलग अलग संख्या अगर होगी तो आपको घटाना है और आंसर को उत्तर को कौन सा चिन्ह लगाना है, तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाना है बच्चों। तो आइए दूसरा एग्जांपल हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है बच्चों यहाँ 2 माइनस 2 माइनस 4 3 8 या माइनस 2 3 माइनस 4 8, ये एग्जांपल आपके सामने मैंने यहाँ रखा है बच्चों। तो ये किस तरह निश्चयक से हम हल कर पाएंगे, तो यहाँ देखो बच्चों हमारा पहला ही पॉइंट है सूत्र जो कि है एडी माइनस बीसी। तो यहां हम लोगों ने लिया है ए डी माइनस 4 गुना 3। लेकिन यहाँ बच्चों माइनस 4 जो है वो मैंने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि दोनों भी माइनस माइनस चिन्ह लगातार नहीं लिखने बच्चों, इसलिए मैंने वहां ब्रैकेट डाला है, उसके बाद माइनस 4 लिखा है। आइए आगे चलते हैं। अब ये माइनस 2 और माइनस 7 इनका गुना करेंगे, माइनस 4 और 3 का गुना करेंगे। अब देखो माइनस 2 और 8, देखो माइनस 2 गुना 8, यहाँ फिर से एक नियम बनता है चिन्हों का नियम, तो वो है अगर दो चिन्ह एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो उसका आंसर गुने में हमेशा माइनस ही होता है बच्चों। तो यहाँ देखो माइनस 16 आएगा, क्योंकि चिन्ह का नियम बताता है। इसके बाद ये माइनस, फिर चिन्ह के नियम माइनस प्लस माइनस, तो आएंगे हमारा माइनस 12। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर माइनस 16, और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सबसे आईएमपी बच्चों ये नियम है, चिन्ह के नियम। जब भी गुना करते समय दो संख्याओं का चिन्ह माइनस माइनस होगा तो हम उसका आंसर प्लस में लिखेंगे बच्चों, ये चिन्हों का नियम है। गुने में माइनस माइनस प्लस करते हैं बच्चों। तो आइए उसका देखो क्या हुआ हल, माइनस माइनस प्लस और ब्रैकेट का 12, ब्रैकेट खुल गया। इसके बाद फिर से नियम, विभिन्न चिन्ह आएंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं और बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 4। इसके बाद है 1 8, 1 माइनस 8
और -4 7। इसको भी किस तरह हल करेंगे यह जानने की कोशिश करेंगे। 1 गुना 7 यानी AD माइनस -4 गुना -8 यानी BC। 7 माइनस माइनस बाद में लिखेंगे, लेकिन ये माइनस 7 माइनस प्लस माइनस और ये 32 और फिर से विभिन्न चिन्ह जब आते हैं तब हम उसको घटाते हैं और क्या यहाँ क्या आंसर आएगा बच्चों। 32 में से 7 गए तो कितने आएंगे बच्चों यहाँ -25। फिर से देखो बच्चों यहाँ 1 गुना 7 माइनस ब्रैकेट में -4 गुना -8 यानी AD माइनस BC। इसके बाद 7 गुना 1, इसके बाद 7 गुना 1 -4 गुना -8 यानी माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए नीचे के क्रम में आया है +32। दूसरे स्टेप्स में आया है +32। उसके बाद तीसरी स्टेप में 7 -32। अब वहां ऊपर प्लस था, माइनस क्यों आया? क्योंकि विभिन्न चिन्ह आए हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो गुने में माइनस प्लस माइनस होता है। देखो यहाँ मैंने एक नियम भी लिखा है, और जब भी विभिन्न चिन्ह आते हैं, अलग अलग चिन्ह आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं और बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो हमारा आंसर आया बच्चों -25। तो चलो आगे चलते हैं, देखेंगे अगला उदाहरण। 1/2 5/3 3/2 7/3। यह है अपूर्णांक बच्चों, और अपूर्णांक का गुना घटाना किस तरह करते हैं तो हम यहाँ आइए देखेंगे। त्रियक गुना AD माइनस BC। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने AD माइनस BC 1/2 गुना 7/3 माइनस BC 5/3 गुना 3/2। इसके बाद यहाँ मैंने एक शुद्ध ये नियम लिखा है, देखो बच्चों कि अपूर्णांकों का गुना कैसे करते हैं। तो अपूर्णांकों का गुना एक के अंश का दूसरे अंश के साथ गुना करते हैं, और एक अपूर्णांक का हर का दूसरे अपूर्णांक के हर के साथ गुना करते हैं बच्चों। यहाँ तिर्यक गुना नहीं करते बच्चों, ये ध्यान में रखना है। अपूर्णांकों में गुना अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ होता है। देखो 7/7, या देखो 7 गुना 1 अंश का अंश के साथ तो 7 आया, बटे 2 का गुना 3 के साथ किया तो 6 आया, माइनस 5 का गुना 3 के साथ हुआ तो 15 आया, बटे 3 गुना 2 6 हुआ। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है कि यहाँ जो मैंने यहाँ हाथ रखा है मेरा, वह देखो जो हर है वो समान है, यानी दोनों अपूर्णांकों का जो हर है वो समान है, वो है 6। अगर यहाँ अपूर्णांकों का जो हर है वो अगर सेम नहीं होता, समान नहीं होता, तो हम लोग उसको तिर्यक गुना करके उसका हर समान करके आगे की कार्यवाही करते हैं। लेकिन यहाँ हमें दिया है कि हर समान है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो अंश स्थान है उनका खाली वह हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि वहां भी नियम बनता है एक प्लस है और एक माइनस है, विभिन्न संख्या है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो हर दोनों अपूर्णांकों का समान है, तो इसलिए मैंने 6 लिखा और ऊपर अंशों का माइनस किया तो 7 - 15। तो विभिन्न चिन्ह है तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 7 गए, -8/6, और इन दोनों को हम संक्षिप्त रूप देंगे यानी छोटे रूप में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -4/3। इसके लिए हमें पहाड़े मालूम होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, बेसिक ही है, बेसिक
पहाड़े याद होने चाहिए 30 तक, वर्ग मालूम होने चाहिए, घन मालूम होने चाहिए। ये बेसिक चीजें गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों। तो यहाँ हमारा आंसर आया है -4/3। सबसे छोटा रूप यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखा तो भी आपका मार्क नहीं कटेगा बच्चों, लेकिन आपको आउट ऑफ आउट मार्क पाना है तो आपको ये लिखना जरूरी है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने आज ये देखा कि निश्चयक किस तरह हल करते हैं। टोटल 4 एग्जाम्पल देखे हमने। हमारे प्रश्न संग्रह में बॉक्स है, आपको बॉक्स भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल लिया है। और इस निश्चयक के ऊपर अगर आपको ये समझा होगा, तो समझ में आया होगा, तो आपको इसके ऊपर जो क्रैमर्स विधि है, निश्चयक पद्धति है, वो किस तरह हम लोग हल कर पाएंगे। और उसमें मैंने खुद एक ट्रिक्स तैयार की है, वो हम अब यहाँ देखेंगे। तो चलते हैं आगे। क्रैमर्स विधि यानी निश्चयक पद्धति। तो चलिए बच्चों, आज हम चालू करते हैं क्रैमर्स पद्धति, निश्चयक पद्धति। और उसका सामान्य रूप है, जो भी हम लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण लिखते हैं, ये इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं जो क्रैमर ने कहा है कि ax + by = c। यानी अगर एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग ax + by = c में लिखेंगे। और यहाँ a, b और c ये क्या है बच्चों? तो ये है वास्तविक संख्याएं। वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है बच्चों। लेकिन एक चीज है यहाँ ध्यान में रखना है कि a, b यहाँ एक ही समय में 0 नहीं हो सकती। यानी a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। यानी दोनों की कीमतें 0 नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ हमने दो युगपत समीकरण लिए हैं, युगपत समीकरण लिए, तो दो समीकरण मैंने यहाँ लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है a1x + b1y = c1 और दूसरा लिखा है a2x + b2y = c2। यही है सामान्य रूप, यही है x + by = c। लेकिन मैंने दो यानी युगपत समीकरण लिखा है, इसलिए पहले समीकरण को मैंने a1 b1 c1 के रूप में लिखा है और दूसरे समीकरण को मैंने a2 b2 और c2 लिखा है। ये समझ में आया होगा बच्चों? अगर ये आपको समझ में आया तो ही क्रैमर्स विधि आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये a1 a2 c1 a1 b1 और c1 a2 b2 c2 हमारे निश्चयक है बच्चों। क्या है? निश्चयक निश्चयक निश्चयक। तो देखो बच्चों, इसका सूत्र कैसे तैयार होता है। a1 और a2, ये क्रैमर कहता है कि मैं खुद एक फोटोग्राफर हूं, और ये देखो फोटोग्राफर अगर फोटो निकालता है तो खुद का फोटो नहीं आता उसका, वो सामने वाले का फोटो निकालता है। और वो प्रिंट ऐसे करता है, पहले राइट लेफ्ट, उसके बाद राइट लेफ्ट। किस तरह बच्चों? तो यहाँ देखो, हमें 3 चीजों का मान निकालना है। पहला है d, उसके बाद है dx और इसके बाद है dy। इसके ऊपर हम लोग x का मान और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो, d का मान हम लोग किस तरह निकालेंगे या निश्चयक किस तरह रखेंगे। तो यहाँ देखो, d = देखो a1 a2 b1 b2, ये d का मान निकालने के लिए ये निश्चयों की अरेंजमेंट है। उसी तरह dx, अब dx है x है, तो इस मैंने x के ऊपर हाथ रखा है। देखो बच्चों, यहाँ क्रैमर बोलता है मैं फोटोग्राफर हूँ, खुद फोटोग्राफर है, तो वो उसका फोटो नहीं ले पाएगा, सेल्फी तो नहीं निकाल रहा है, वो पुराने जमाने का फोटो खींच रहा है, तो उसमें उसका खुद का फोटो नहीं आएगा। तो x बोल रहा है मैं x हूं, तो x ढक गया, तो x को नहीं लेना है। तो क्या आया? अब राइट टू लेफ्ट, यानी पहला है c1 c2 b1 b2। इसके बाद में आप लोगों को एक ढांसू आइडिया बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ये भी आइडिया आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ आएंगे, देखो क्या बचा है, c1 c2 b1 b2। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखना है दूसरे कॉलम में b1 b2
और पहले कॉलम में लिखना है बच्चों C1 C2। तो दूसरा हमारा हो गया dx C1 C2 B1 B2। अब इसके बाद है dy। अब मेरा हाथ इसके ऊपर जाएगा y के ऊपर, y नहीं लिख पाओगे आप यहाँ, तो B1 B2 आपका यहाँ नहीं आएगा, तो आप B1 B2 और C1 C2 हम लोग dx में लिखेंगे। अब इसके बाद है dy। dy का निश्चयक है A1 A2 और C1 C2। इस तरह हमारे टोटल तीन फॉर्मूले हो गए। पहला है डी का, दूसरा है dx का और तीसरा है dy का। तो d कैसे निकाला? ए बी। देखो इसमें इनिशियल ध्यान रखना है ए बी, क्योंकि ऊपर जो हम लिखे हैं ए बी, तो उसमें क्या करना है, पहले को हॉरिजॉन्टली 1 1 लिखना है और दूसरे को 2 2 लिखना है। दूसरा है dx cb cb c1 b1, नीचे वाला वही रहेगा c2 b2। और dy ac एयर कंडीशन एसी, मैं एसी में रहने वाला हूं तो एसी, तो a1 c1, नीचे वाला a2 c2। तो इसको किस तरह हम लोग हमारे दिमाग में बिठाएंगे, तो उसकी एक आइडिया भी मेरे पास है। तो आइए आगे फॉर्मूला का, तो x इज इक्वल टू dx बटे d और y का मान किस तरह निकालेंगे, y इज इक्वल टू dy बटे d। देखो हम लोग यहाँ x बराबर x का मान वेरिएबल यानी चरांक का मान, चर का मान निकालने के लिए सूत्र तैयार किए हैं dx बटे d और y का मान निकालने के लिए dy बटे d। यानी dy को d से क्या करना है, भाग देना है, और तो तभी y की वैल्यू आएगी, और dx को d से भाग देंगे तो x का वैल्यू आएगा। अब ये याद रखने के लिए मैंने एक ढासू आइडिया बनाई है, और एक आपको एक शब्द ध्यान रखना है कि वो है कौन सा है बच्चों, वह एक शब्द मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है स्क्रीन के ऊपर, और वो है, देखो बच्चों यहाँ, ए भाई कार और बाइक एसी में रख। तो देखो ए भाई यानी स्मॉल ए, भाई यानी बी, कार यानी सी और बाइक यानी बी, एसी में रख, एसी जैसे कि वैसा है बच्चों। तो बहुत सिंपल है, ए भाई कार और बाइक एसी में रख। तो देखो डी का जो हमने पहला निश्चयक लिया है तो ए बी लिया है, हॉरिजॉन्टली देखो रो में देखो ए बी, तो वहां आपको लिखना है ए बी, A1 B1 A2 B2। इसके बाद कार और बाइक, देखो dy का dx का निश्चयक है CB, तो आपको लिखना है C1 B1 C2 B2। और AC में रख, AC देखो A1 C1 A1 C1 A2 C2। मैं हॉरिजॉन्टली बोल रहा हूं। इस तरह आप लोग इस एक सेंटेंस को अगर दिमाग में बिठा दिया आप लोगों ने, तो क्रेमर आपको इजी आप लोग हल कर पाएंगे। क्रेमर खुद बोलता है आप लोगों को, ए भाई कार और बाइक एसी में रख। ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। तो चलो बच्चों हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। एक पहला एग्जांपल है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, और दूसरा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। अब इस युगपत समीकरण को हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 के रूप में लिख लेंगे। तो वो किस प्रकार आएंगे बच्चों, तो यहाँ आएगा A1, यहाँ A1 आएगा 6, B1 आएगा और C1 आएगा 20। ये पहले समीकरण का हुआ, इसलिए A1 B1 और C1। उसी तरह दूसरे समीकरण का A2 आया 4, B2 आया 5 और C2 आया 13।
और C2 हमेशा बराबर के दाहिनी तरफ ही होता है, ध्यान में रखना है। अगर वो राइट में बाएं तरफ होगा तो उसे राइट तरफ करना है। अब यहाँ पहला है डी, ए भाई, मैंने देख बोला था आपको ए भाई ए बी, तो यहाँ लिखा है मैंने A1 B1 A2 B2 ए भाई। और dx का क्या लिखेंगे, अभी A1 B2 A2 B2, इसमें हम मान डालेंगे 6 4 और B1 B2 का 8 5। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे, हमारा सूत्र है AD माइनस BC, 6 माइनस 5 सॉरी 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 गुना 4, नीचे इन दोनों का गुना किया 30, इन दोनों का गुना 8 और 4 का गुना किया 32, और इन दोनों का 30 और 32 विभिन्न चिन्ह है, इनका अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आएगा, -2 आएगा। बड़ा चिन्ह 32 को है, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ आएगा। इस तरह हम लोगों ने डी का मान निकाला है, -2 आया। दूसरा है dx। आपको मैंने सेंटेंस बताया, ए भाई हो गया डी के लिए, कार और बाइक CB। तो यहाँ देखो dx के लिए आप लोगों के पास CB है, 2 ही है वास्तविक संख्या है। ऊपर लिखते हैं C1 B1 और नीचे लिखेंगे C2 B2, और इस निश्चयक में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे दूसरे स्टेप से। dx इज इक्वल टू C1 का C2 का मान है 20 और 13, और B1 B2 का मान है 8 5। फिर से तिर्यक गुना, 20 गुना 5 और 8 गुना 13 हो गए माइनस, ये देखो 20 और 5 फास्ट हो रहा है बच्चों, एडजस्ट कर लीजिए। 20 गुना 5 हो गया 100, और आगे है -13 गुना 8 104, और दोनों का अगर दोनों को घटाएंगे तो -4 आएगा, क्योंकि 104 बड़ा अंक है और विभिन्न संख्या है ये 100 और 104, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो हमारा आंसर आया -4। तो यहाँ dx इज इक्वल टू कितना है बच्चों, -4, यानी कार और बाइक CB, यानी dx का वैल्यू आया -4 और d की वैल्यू आ गई -2। यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब dy की वैल्यू निकालते बच्चों, और dy के लिए आपके पास एक सूत्र है, मैंने बोला था वो, ए भाई कार और बाइक AC में रख, तो यहाँ देखो AC तो A1 C1 A2 C2, और उसके मान मैंने यहाँ रखे हैं 6 4 20 और 13, तिर्यक गुना किया, 6 गुना 13 माइनस 20 गुना 4 OBC। इसके बाद 13 गुना 6 78 और 20 गुना 4 80, और दोनों का मैंने गुना माइनस किया तो आया -2। इसके बाद हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो है x। इससे पहले हम लोगों को यही मालूम होना चाहिए कि x का फॉर्मूला क्या है। तो x का फॉर्मूला है dx बटे d, और y का फॉर्मूला है dy बटे d। तो d का मान आया है -2, और d का मान आया है -2, dx का मान आया है -4, जो मैंने यहाँ रेड सर्कल किया है, देखो बच्चों दाई तरफ। तो x इज इक्वल टू dx बटे d इज इक्वल टू -4 बटे -2। इसके बाद इसको अगर हम छोटे रूप में लिखेंगे तो 2 से कटेगा वो, तो हमारा आंसर आएगा +2। इसके बाद है x बराबर 2, और y का मान निकालने के लिए y बराबर dy बटे d इज इक्वल टू dy का मान है -2 बटे d का मान है -2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बच्चों यहाँ माइनस माइनस गुने में, देखो गुने में और भाग में माइनस माइनस प्लस होते हैं बच्चों। इससे पहले मैंने ये इंपॉर्टेंट नियम आप लोगों को शेयर किया है। तो यहाँ देखो बच्चों x बराबर 2 आया है और y बराबर 1 आया है। इस तरह ये हमारा क्रेमर विधि आपके सामने मैंने किस तरह हल करनी है, ये आपके सामने आज की लेक्चर में रखा है बच्चों। अगर आपको कुछ सवाल है तो हेलो आप सर। पूछ सकते हैं। हेलो सर।
हाँ बोलिए सर। सर आपने इसके पहले जो कराया था, हाँ। इसके पहले वाला जो सम जो था 1/2, 5/3, 3/2, 3/7/3, हाँ हाँ। उसका आपने संक्षिप्त रूप तो लिखा था -4/3 ना? एक मिनट, मैं वहाँ चलता हूँ फिर से। नहीं 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 नहीं, इसके बाद वाला जो यही आप करा रहे हो, इसके पहले वाला। इसके पहले वाला कौन सा, ये? हाँ बोलिए सर। नहीं सर, वो जो 1/2 था, 3/5 था, 3/2 और वो नीचे था। 7/3। हाँ सर, वो वाला मैं वो वो वाली नीचे बात था। कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नीचे का इसमें है। हाँ ये वाला, ये हाँ वाला। सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ बोलिए। आपने इसमें लिखा है -4/3, इसका उत्तर आ रहा है ना? हेलो, हाँ बोलिए। इसका उत्तर आपने -4/3 उसका उत्तर लाया है ना? हाँ संक्षिप्त रूप दिया उसको। हाँ तो सर, इसको और संक्षिप्त नहीं कर सकते कि 2 से भाग दे देंगे तो -2/1? और नहीं, क्योंकि देखो -4 और देखो या सॉरी, हाँ -4/3। अब देखो जब हम संक्षिप्त रूप देते हैं ना, तो वो दोनों भी अंक किसी एक के पाड़े में होना चाहिए। दोनों अंकों को यानी अंश को और हर को किसी एक अंक से ही भाग होना चाहिए बच्चे। हाँ सर, कैसे? एक ही अंक से। या देखो -8 है और ये 6, तो ये 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 के पहाड़े में कितने नंबर पे 8 आता है? 4, इसलिए -4 हुआ। और 6 कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। अब इसके बाद -4 और 3 किसके पहाड़े में आएगा? किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। और वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 3, 3 तो प्राइम नंबर हुआ। 4 है 2 के पहाड़े में, लेकिन 3 2 के पहाड़े में नहीं है। हाँ सर, है सही क्या? है। नहीं नहीं। इसलिए उसका आंसर आया है -4/3। अगर 3 के बदले वहां 6 होता या अन्य कुछ, फॉर एग्जाम्पल 10 होता, तो हम फिर उसको काटेंगे या उसको संक्षिप्त रूप दे सकते थे। ठीक है सर, आया ठीक समझ है। में? हाँ सर। आपका शुभ नाम? अंकित दुबे। ओके ठीक है। आपका सेटिस्फैक्शन हुआ? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो आज मैंने आप सभी बच्चों को एक ढासू आइडिया बताया है क्रेमर रूल का, जो है ए भाई कार और बाइक एसी में रख। एसी, ए भाई यानी ए बी, कार और बाइक यानी सी बी, और एसी में रख यानी एसी। तो आप इस तरह ये सॉल्व कर पाएंगे बच्चों क्रेमर रूल। धन्यवाद सभी को मेरा। अगर आप लोगों को कुछ इसके बारे में